नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अभी हमारा कथा साहित्य चल रहा है। और कथा साहित्य में आज हम जो करने वाले हैं वो हमारी है स्टोरी नंबर 4। यानी स्टोरी नंबर 4 क्या है? बहादुर। और बहादुर किन्होंने लिखी है? अमरकांत जी ने। और आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है अमरकांत जी के द्वारा लिखे गए बहादुर कहानी से जुड़े हुए उनका जीवन परिचय, यानी कि अमरकांत जी का जीवन परिचय आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में। और जानेंगे कि कौन किस प्रकार के लेखक थे, किन किन विधाओं में उन्होंने अपनी रचना की, अपना लेखन साहित्य लिखा है, साहित्यिक परिचय क्या है उनका, कृतित्व क्या है उनका, व्यक्तित्व क्या है उनका, जन्म कहाँ हुआ था, वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती है हम जीवन परिचय में पढ़ते हैं, आप सभी को पता है। एक बात और कहना चाहूँगी मैं आप सभी को कि सभी बच्चे कहीं ना कहीं डाउट्स में या कमेंट्स में कहते हैं कि मैम जीवन परिचय और साहित्य परिचय कैसे लिखिए, और आप लिख लिख कर उसे बताने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि बच्चों देखिए, जीवन परिचय में उनके जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा या उनके जीवन से कोई जुड़ी हुई ऐसी कोई घटना लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उनकी रचनाएं लिखना अनिवार्य है कि उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, ये जीवन परिचय में भी आएगा। अब साहित्य परिचय की बात है तो साहित्य परिचय में उनकी रचनाएं और साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या योगदान किया है, समाज के प्रति उनका क्या योगदान था, साहित्य के प्रति उनका क्या योगदान था, तो वो सारी चीज़ें साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आएगी। यानी कि उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है, कौन से काव्य सौंदर्य का प्रयोग किया है, किन किन चीज़ों को उन्होंने लिया है, प्रतीकों के रूप में उन्होंने क्या लिया है, बिंबों के रूप में उन्होंने क्या लिया है, कौन कौन से दृष्टांत लिए हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने विषयों को चुना है, तो ये सारी चीज़ें उनकी साहित्यिक परिचय के अंतर्गत आती है। तो मोस्टली आपका जीवन परिचय बहुत कम पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय आपको लिखना है और उसके लिए जब भी हम रिवीजन करेंगे मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, या फिर हमें किसी क्लास में भी बता दूंगी, अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप लोग कहते हैं कि मैम आप हर बार कहते हैं कि अलग से वीडियो बना के और फिर मैं आपको बताऊंगी, तो कोई बात नहीं। जब भी हम किसी कवि का कोई साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं या जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उसी में मैं आपको बता दूंगी कि साहित्य परिचय कैसे लिखा जाता है। या फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो क्वेश्चन आंसर में एक क्वेश्चन हम उसी को रख लेंगे कि साहित्यिक परिचय बताइए और उसका किस तरह से आपको आंसर लिखना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं मैं पढ़ती रहती हूँ। कई बच्चों की शिकायत है कि मैम आप मेरे डाउट्स नहीं लेती है, मैं सब लेती हूँ, लेकिन मैं कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो सर बताए तो ज़्यादा बेटर है, तो मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। और कुछ डाउट से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं आप सभी से, और ले लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी को इग्नोर नहीं करती हूँ। तो आज शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। कथा साहित्य की हमारी 4th स्टोरी है, यानी कि हमने ध्रुव यात्रा पढ़ ली है, हमने पंचलाइट पढ़ ली है और उसके बाद में हमने लाटी पढ़ ली है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 क्या है? उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व, यानी कि उनका किस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी थी, यानी कि कहाँ उनका जन्म हुआ था, स्थान कौन सा था, माता पिता कौन थे वगैरह। अगर माता पिता का नाम है, अगर ज्ञात है तो उसमें जरूर लिखा जाता है, अन्यथा उसमें नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो अमरकांत जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं। तो अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में कब हुआ था? 1925। आपको देखिए आंकड़े याद करने ही पड़ेंगे, आपको ये जो जन्म तारीख होती है ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। और जैसे आप कहते हैं कि मैम याद नहीं होता है, तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब आसान हो जाएगा। आप याद करके देखिए, एक बार किसी चीज़ से जोड़ कर देखिए। जैसे आप लिस्ट बनाइए, अलग अलग लेखक है या अलग अलग कवि है और उनके सामने उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। तो डेट ऑफ बर्थ से आपको थोड़ा जब 1 2 3 बार आप याद करेंगे ना और उसके बाद बिना देखे लिखेंगे, आप किसी से बोलते कि मुझसे पूछ लीजिए और वो पूछते हैं और आप बता देते हैं, जैसे मौखिक क्वेश्चन आंसर होते हैं, इस तरह से अगर आपसे पूछते हैं तो आप धीरे धीरे हो जाएगा, आपको धीरे धीरे आंकड़े याद हो जाएंगे और आपको याद करने ही पड़ेंगे। क्योंकि आगे जाके आप जब भी कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो वहाँ पर आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि मुझे आंकड़े याद नहीं होते या मुझे किसी का जन्म याद नहीं होता है, मृत्यु याद नहीं होती। आपको याद करनी पड़ेगी कौन सी पुस्तक कब छपी थी, कहाँ ये नोबेल पुरस्कार कब मिले थे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी से आप याद करिए ताकि आपको ज़्यादा मुसीबत या ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े।
तो अमरकांत जी का जन्म है 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया एक स्थान है जो यूपी में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं, आपके पिता का नाम सीताराम वर्मा। कौन थे? सीताराम वर्मा। हो सकता है माता का नाम नहीं ज्ञात हो, इसलिए यहाँ नहीं मेंशन किया है। तो पिता का नाम क्या था इनके? सीताराम वर्मा, और इनका स्वयं का नाम क्या था? अमरकांत। आपकी शिक्षा बलिया, गोरखपुर तथा प्रयाग में हुई। कहाँ कहाँ हुई? देखिए, बलिया, गोरखपुर और प्रयाग, ये सभी उत्तर प्रदेश के स्थान हैं, यहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बीए तक आपने शिक्षा प्राप्त की। सन 1942 के असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया और आपकी आस्था प्रगतिशील जीवन दृष्टि में है। पत्रकारिता में आपकी विशेष रुचि है। तो ये उनका जीवन परिचय, ये उनका व्यक्तित्व है कि कैसे, कहाँ जन्म हुआ था, कब हुआ था, और किन किन चीज़ों में वे इंटरेस्ट रखते थे, किन किन चीज़ों में वे कार्य करते थे, वो यहाँ पर दिया गया है। तो व्यक्तित्व क्या है? 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और सीताराम वर्मा उनके पिता थे। और यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो बलिया, गोरखपुर और प्रयाग, वहाँ उनकी शिक्षा हुई थी। बीए तक की पढ़ाई करी, उसके बाद 1942 में असहयोग आंदोलन से जुड़ गए, और जुड़ने के बाद में सन 1942 के असहयोग आंदोलन में आपने भाग लिया, और इनकी जो आस्था थी वो प्रगतिशील जीवन दृष्टि में थी कि जो जीवन है वो प्रगतिशील होना चाहिए, एक स्थान पर रुके रहना नहीं चाहिए। और पत्रकारिता में भी, यानी जर्नलिज्म में भी उनकी रुचि थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर कि सैनिक, अमृत पत्रिका, कहानी आदि पत्रिकाओं से संबंध रहे। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जिनसे संबंध रहे? सैनिक, अमृत पत्रिका और कहानी, 3 तरह की पत्रिकाओं का संपादन किया। मतलब इनसे संबंधित रहे, इनसे जुड़े रहे, इनके अंदर इन्होंने अपनी रचनाओं को मतलब प्रकाशित करवाया। ठीक है, मनोरमा पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। अब देखिए, एक जो पत्रिका है जिसका नाम है मनोरमा, ये किन्होंने, इसका संपादन किसने करवाया था? अमरकांत जी ने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। पहली कहानी बाबू, उनकी पहली कहानी कौन सी थी? बाबू, आपको याद रखना है। पहली कहानी बाबू आगरा के सैनिक पत्र में छपी थी। सैनिक पत्र कहाँ का था? ये आगरा का। कहाँ का था? आगरा का। ठीक है, और आगरा के सैनिक पत्र में उनकी पहली कहानी बाबू छपी थी। गंभीर साहित्यिक प्रयास इसके 1 वर्ष बाद इंटरव्यू कहानी से आरंभ हुआ। 13 मार्च 2012 को इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 13 मार्च 2012 को इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका देहावसान 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में हो गया, यानी कि अभी इनका देहावसान हुआ है। 1925 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 2014 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। आगे चलते हैं कृतित्व की तरफ। ये तो था इनका व्यक्तित्व, कौन कौन सी रचनाएं थी। तो व्यक्तित्व देखिए क्या था? जीवन परिचय। व्यक्तित्व क्या होता है? जीवन परिचय होता है। अब कृतित्व की बात करते हैं, उसमें भी कुछ कुछ रचनाएं हैं। कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, कौन कौन सी पत्रिकाओं से संबंधित थे, पहली कहानी उनकी कौन सी थी, वो कहाँ छपी थी, उन्हें कौन से पुरस्कार मिले थे, ये सब आता है उनके जीवन परिचय के अंतर्गत। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पर कृतित्व की तरफ। अब देखिए कि अमरकांत के 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए। संग्रह आप समझते हो कि एक एक संग्रह में पता नहीं कितनी कितनी कहानियां होती है। ठीक है, तो एक कहानी, 3 कथा संग्रह का मतलब 3 कहानी नहीं, 3 कथाओं का संग्रह था। ठीक है, यानी कि एक एक संग्रह में बहुत सारी कहानियां थी। ऐसे 3 कथा साहित्य संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके थे। जिंदगी और जोंक, पहला क्या था? जिंदगी और जोंक, जिसके अंदर बहुत सारी कहानी थी। नंबर 2 आता है देश के लोग। ठीक है, नंबर 3 आता है यहाँ मौत का नगर। तो इस तरह से 3 संग्रह हुए थे। पहला संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग, और तीसरा था मौत का नगर। इस तरह से 3 ये कथा संग्रह है। आपने उपन्यास भी लिखे, जैसे सूखा पत्ता, काले उजले दिन, आकाश पक्षी, पराई डाल का पक्षी, दीवार और आंगन तथा कटीली राह के फूल। तो देखिए इनके जो साहित्य है वो किन किन चीज़ों में हमें देखने को मिला है। एक तो इन्होंने कहानी विधा में कार्य किया और एक उन्होंने उपन्यास विधा में कार्य किया। ठीक है, तो 2 यहाँ पर विधाएं हमें देखने को मिलती है कि कहानी विधा और उपन्यास विधा, है ना। आगे चलते हैं हम अब कथा शिल्प एवं भाषा शैली।
कि कहानी लिखने का, उपन्यास भी एक तरह की कहानी होती है, लेकिन वो पूरा उसका पूरा एरिया होता है, मतलब पूरा वर्णन होता है किसी भी कहानी का, और कहानी को धीरे धीरे कथा है, कथावाचक के अनुसार चलती है। और जो उपन्यास होता है कभी कभी चरित्रों का भी उसमें संवाद किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो कहानी है उसको किस तरह से वे गढ़ते थे, शिल्प यानी कैसे वे गढ़ते थे और उसमें भाषा कैसी होती थी, ठीक है। जो भी कहानी साहित्य उन्होंने सर्वाधिक लिखा है, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी साहित्य 3 संग्रहों में प्रकाशित हो चुका है। तो वह कथा कहानी जो साहित्य था, कहानी संग्रह था, उसकी भाषा शैली कैसी थी, उसका शिल्प कैसा था, किस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, कैसे कैसे काव्यांगों को उन्होंने लिया था, काव्य अंग नहीं कहेंगे हम यहाँ पर, कैसी वाक्य रचना उन्होंने की थी। तो बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो देखते क्या है कि अमरकांत ने निहायत, या निहायत का मतलब होता है बड़ी ही, बहुत ही बारीकी से। आप कई बार बहुत छोटे छोटे प्रश्न कर लेते हैं कि मैम इस शब्द का अर्थ क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो ये शब्दों के अर्थ मैं क्लास में बता देती हूँ, तो आप क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, सुनिए, और कई कुछ छूट जाता है तो वो अलग बात है, बाकी बनती कोशिश जितने शब्द होते हैं कठिन शब्द में उनके अर्थ बता देती हूँ। निहायत का मतलब होता है बहुत ही। अमरकांत ने निहायत साधारण जीवन की घटनाओं और स्थितियों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। निहायत का मतलब होता है बड़ी ही या बहुत ही साधारण जीवन की घटनाओं और स्थितियों को अपनी कहानी का विषय बनाया है। बहुत छोटे छोटे विषयों को, जीवन के इस सामाजिक जीवन के बहुत ही छोटे छोटे पहलुओं को उन्होंने अपने कहानी का विषय बनाया है, बिना किसी विशेष आग्रह के। उद्दाम मानवीय जिजीविषा, उद्दाम यानी कि बहुत ज्यादा, और जिजीविषा यानी कि जीवन जीने की इच्छा। क्या बोलते हैं? जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। मूर्तिकरण यानी कि बिना किसी के आग्रह, मतलब किसी के कहने से नहीं, कि उद्दाम मानवीय जिजीविषा का मूर्तिकरण आपकी निजी विशेषता है, यानी कि मानवीय जीवन का उन्होंने निजीकरण किया है। मानव जीवन के उस पहलू को उन्होंने अपने कथा संग्रह में, उपन्यासों में उकेरा है, मतलब जो बहुत ही साधारण भाषा में उन्होंने इस समाज को बताया है। आपने गहरी अंतर्दृष्टि और संवेदना है। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है आंतरिक मन को देखने की शक्ति, वो एक अंतर्दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। और संवेदना है, अपने कथा पात्रों से उन्हें केवल सहानुभूति नहीं होती, वरन वे उन्हीं के साथ जीते हैं। अधिकतर कहानियों में नवीन आर्थिक परिस्थितियों से जूझते मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं, विशेषताओं, पीड़ाओं और प्रवंचनाओं, और जीवन की प्रवंचनाओं का मतलब होता है भूल बोल सकते हैं, ठीक है, या कपट। भूल ऐसी जो जानबूझ के की गई हो, है ना, उसे कपट बोलते हैं। तो प्रवंचना क्या होता है? एक प्रकार का धोखा होता है कि यहाँ पर मध्यम वर्गीय समाज की जो समस्या है या विशेषताएं है या पीड़ा है, या उनके साथ जितने धोखे होते हैं, छल कपट होता है, और जीवन की भूख का मर्मवेदी चित्रण किया है। मर्मवेदी यानी कि दुख प्रकट करने वाला चित्रण किया है। आया समझ में सभी को? आगे चलते हैं। यहाँ पर यह कहना सही होगा कि अमरकांत के नाम के बिना आज की नई कहानी की कोई भी चर्चा अधूरी है। इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टरी, मौत का नगर, हत्यारे, मूस, दोपहर का भोजन, गगन विहारी, घुड़सवार, छिपकली, मित्र मिलन, लड़का लड़की आदि आपकी श्रेष्ठ कहानियां हैं। तो देखिए, अगर कहानियों की बात करते हैं, आप अगर कथा संग्रह बता देते हैं कि 3 कथा संग्रह उनके और उपन्यास लिखे गए हैं, या फिर पूछते हैं उनकी कौन कौन सी कहानियां हैं, तो प्रमुख कहानियां आप इनमें से बता सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्टर, मौत का नगर, हत्यारे, मूस, दोपहर का भोजन, गगन विहारी, घुड़सवार, छिपकली, मित्र मिलन, लड़का लड़की आदि उनकी श्रेष्ठ रचना है, श्रेष्ठ कहानियां हैं, बहुत अच्छी कहानियां मानी गई है। आगे चलते हैं हम लोग कि अमरकांत की कथा शैली सरल और सहज है। कथा शैली यानी कि कहानी को कहने का जो तरीका है बहुत ही सरल है, और सहज मतलब आसानी से समझने योग्य है। हम समझ जाते हैं कि वो इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। तो बहुत ही सरल और सहज है। उसमें किसी प्रकार दुराव, छिपाव, वक्रता अथवा फैशन नहीं है। आपकी कहानियों में बोधगम्यता और सादगी है। बोधगम्यता का मतलब होता है भाव ग्रहण करने, बोध यानी ज्ञान प्राप्त करने का, ठीक है। यानी कि इनकी कहानियों में आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और सादगी यानी सरलता है, बिल्कुल, ठीक है। कला युक्तिहीन सादगी,
किंतु उनका बहाव दुर्निवार है। पात्र के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना इनकी विशेषता है। इनकी शैली अधिकांशतः वर्णनात्मक है, यानी कि वर्णन के द्वारा उन्होंने अपनी कहानियों को लिखा है। इनकी भाषा शैली एक सफल कहानीकार के सर्वथा अनुरूप है। उनमें सामाजिक व्यंग्य की विशेषता देखने को मिलती है। अंतिम प्रभाव करुणामूलक हुआ करता है। अमरकांत की कहानियां पत्थर की तरह ठोस और कंक्रीट की तरह शक्ति संपन्न है। जिंदगी और जोंक आपकी प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें यथार्थवादी कहानी की परंपरा को एक नवीन स्तर तक लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस प्रकार अमरकांत जी का यहाँ पर हमने व्यक्तित्व और कृतित्व और उनके कथा शिल्प और भाषा शिल्प को हमने यहाँ पर पढ़ा है। बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझ में आया है कि उनकी भाषा कैसी है, सहज और सरल है, आसानी से समझने योग्य है, बोधगम्यता है, यानी कि आसानी से हमें ज्ञान हो जाता है। जो भी कथा साहित्य यानी कि कथाकार जो कहना चाहता है, क्योंकि भाषा इतनी सरल है कि जो कथाकार कहना चाहता है वो हम आसानी से समझ जाते हैं, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए बोधगम्यता है। आया समझ में सभी को? इसके साथ देखिए बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 1 अमरकांत जी का जीवन परिचय और जो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है हमने पढ़ा है। आप सभी को याद हो गया होगा कि उनका जीवन परिचय किस प्रकार का है और उनका जो कृतित्व है वो किस प्रकार का है। उनका जो जन्म हुआ था 1925 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 2014 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। उनके पिता सीताराम वर्मा थे, BA तक की पढ़ाई करी थी और ये जो शिक्षा थी उनकी ये कहाँ हुई थी, ये बलिया, प्रयाग और गोरखपुर में हुई थी। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। पत्रकारिता में उनकी बहुत रुचि थी और कथा साहित्य में उनकी बहुत रुचि थी। 3 कथा संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं और उसके बाद में बापू नाम की जो पहली कहानी थी वो उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। अब कहते हैं कि अमरकांत जी की पहली कहानी कौन सी थी, तो बापू नाम की कहानी थी। और कृतित्व की बात करते हैं तो कृतित्व में उनकी श्रेष्ठ कहानियाँ बहुत सारी है, वो आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखना है कि उनका जो भाषा शिल्प है वो कैसा है, सहज, सरल, बोधगम्य। ठीक है, जो सामाजिक यथार्थ को आसानी से प्रस्तुत करता हो, समाज को सामाजिक यथार्थ से अवगत कराता हो, ज्ञान कराता हो, उसको बोधगम्य कराता हो और समाज जी समझ सकता है कि समाज के अंदर किस तरह के ऐसे असामाजिक पहलू आज भी विद्यमान हैं। इसके साथ आज हमारा जीवन परिचय यानी कि अमरकांत जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम उनके द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर को लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।